खबरों का सार हो या बयानों के वार, हम आपको सुनाएंगे देश का हाल बिना ब्रेक बेधड़क। नमस्कार, यह है इंडिया 9 बजे। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। बुलेटिन की शुरुआत आज की टॉप 10 खबरों से। टाइगर ने ली बदला देने की धमकी। दाऊद के करीबी और मुंबई में 1993 ब्लास्ट के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब की सजाए मौत का बदला लेने की धमकी दी है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि 22 सालों से गायब टाइगर ने फांसी वाली सुबह मुंबई के माहिम के अपने घर पर फोन किया और अपनी बूढ़ी मां से बात की। अखबार के मुताबिक ये बात खुफिया एजेंसी ने रिकॉर्ड की है और इससे लग रहा है कि वो अपने भाई को फांसी के बाद गुस्से से जल रहा है। वो बोलता है कि ये मौत बेकार नहीं जाने देगा। हालांकि मुंबई पुलिस ऐसे किसी भी फोन से इनकार कर रही है। इस बीच याकूब को फांसी सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्र को धमकी भरी एक चिट्ठी मिली है, जिसके बाद जस्टिस मिश्र समेत सुप्रीम कोर्ट की पीठ के 3 जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यादव सिंह पर यूपी सरकार को झटका। नोएडा प्राधिकरण के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को बचाने की अखिलेश सरकार की कोशिशों को आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया। यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी। सरकार ने यादव सिंह मामले की जांच सीबीआई की जगह वापस राज्य सरकार को दिए जाने की दरख्वास्त लगाई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा कि सीबीआई जांच से उन्हें क्या परेशानी है। यादव सिंह पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामों के बावजूद राज्य सरकार उनकी तरफदारी करती नजर आ रही है। सीबीआई पहले ही यादव सिंह के ठिकानों पर छापे मारकर उनकी मिल्कियत से जुड़े तमाम कागजात बरामद कर चुकी है। सोनिया राहुल का सुषमा पर वार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर सोनिया राहुल ने तगड़ा प्रहार किया है। सोनिया ने ललित मोदी पर सुषमा के दिए बयान को ड्रामा बताया तो राहुल गांधी ने इसे चोरी छिपे किया गया काम करार दिया। सुषमा ने कल ही संसद में कहा था कि उन्होंने मानवीय आधार पर ललित मोदी का मुद्दा उठाया था। ललित मोदी की मदद तो उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी के लिए की गई थी और अगर उनकी जगह सोनिया होती तो वो क्या करती। जवाब में सोनिया ने कहा कि मैं उस महिला की मदद जरूर करती, लेकिन कानून तोड़कर नहीं। बीजेपी का तगड़ा पलटवार, संसद नहीं चली। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान को घटिया बताया, वहीं कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर सुषमा पर आरोप लगाने हैं तो सदन में आकर चर्चा करें। लेकिन कांग्रेस ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे की मांग और अपने सांसदों के निलंबन के विरोध में आज लगातार चौथे दिन संसद परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। राज्यसभा में भी हंगामा मचता रहा। मॉनसून सत्र के 13 दिन अब तक बर्बाद हो चुके हैं। करीब 120 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और जीएसटी समेत कई अहम बिल लटके हुए हैं। जयललिता के साथ पीएम का लंच। स्किल इंडिया का सपना देखने वाले पीएम मोदी ने आज चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हैंडलूम गरीबों की ताकत बन सकता है और हमें भारतीय उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हैंडलूम डे इस सेक्टर को नई ताकत देगा। इससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी जयललिता के घर गए और जयललिता के साथ लंच भी किया। राधे मां से क्राइम ब्रांच की पूछताछ। संत का नकाब ओढ़े राधे मां बेनकाब होती जा रही हैं। आज औरंगाबाद क्राइम ब्रांच ने राधे मां से पूछताछ की। हालांकि मुंबई पुलिस ने राधे मां की गिरफ्तारी को अभी गैर जरूरी बताया है, लेकिन संभव है कि वो सोमवार को राधे मां से पूछताछ करें। इस बीच राधे मां के पूर्व भक्तों ने आरोप लगाए हैं कि राधे मां अमीर लोगों को फांसने के लिए अपने एजेंट्स का सहारा लेती थी और माता की चौकी लगाने के बहाने लाखों रुपए लिए जाते थे। वहीं इससे पहले फगवाड़ा के पूर्व वीएचपी अध्यक्ष सुरिंदर मित्तल ने एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए दावा किया कि राधे मां देर रात उनसे फ्लर्ट करती थी और जबरन प्यार भरी बातें करती थी। आतंकी नवेद का मुद्दा उठाएगा भारत। भारत पाकिस्तान के साथ होने जा रही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में उधमपुर हमले में जिंदा पकड़े गया पाकिस्तानी आतंकी नवेद का मुद्दा उठाएगा। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल हो रहे आतंकी हमले का जिक्र भी किया जाएगा। इस बीच आतंकी नवेद को लेकर एनआईए को आज श्रीनगर जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते ये न हो सका। श्रीनगर के बाद नवेद को दिल्ली भी लाया जाना है। ये भी पता चला है कि हमले से हफ्ता भर पहले नवेद ने अपने साथी मोमिन के साथ जम्मू की रेकी की थी। नरनौल में दीवार ढही, 11 की मौत।
हरियाणा के नरनौल में हुए दर्दनाक हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई और 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब क्रशर के लिए बनाई जा रही दीवार अचानक गिर गई, जिसके नीचे काम कर रहे 40 मजदूर दब गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजी से राहत कार्य चलाते हुए नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। प्रशासन ने मृत लोगों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। यह हथियार नहीं चलते। पिछले साल दंगों का दंश सहने के बाद भी यूपी में जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। ये पता चला है कि दंगाइयों के पास, यूपी पुलिस के पास जो हाईटेक हथियार है वो नकारा है। दरअसल आज मुरादनगर में गाजियाबाद पुलिस दंगा और आपदा की तैयारी की समीक्षा में जुटी। जब थाना प्रभारी समेत डीएसपी ने अपने हाईटेक हथियारों को चलाने की कोशिश की तो सब फुस साबित हुए। पहले एंटी राइट्स गन नहीं चली, फिर गैस गन, भीड़ को तितर बितर करने के लिए चलाई जाने वाली रबड़ बुलेट गन और आंसू गैस और ग्रेनेड छोड़ने वाली गन भी नहीं चली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथियों ने एक और ब्लॉगर की बेरहम ढंग से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि धारदार हथियारों से लैस बदमाश एक्टिविस्ट और ब्लॉगर निलॉय नील के घर में जबरन घुसे और चाकुओं से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। निलॉय नील को पहले ही उन पर होने वाले हमले के बारे में आगाह किया गया था। एक सामाजिक संस्था और पुलिस के मुताबिक इस साल कट्टरपंथी अब तक 4 ब्लॉगरों का कत्ल कर चुके हैं। दाऊद इब्राहिम का दब्बू टाइगर। जी हां, आप सोच रहे होंगे आखिर टाइगर दब्बू कैसे हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी 1993 में मुंबई धमाके कर 257 लोगों की मौत का गुनहगार टाइगर मेमन आखिर कैसे हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अंग्रेजी अखबार का दावा है कि मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी से 1.5 घंटे पहले टाइगर मेमन ने हिंदुस्तान में अपने घर फोन किया, अपनी मां से बात की। अखबार का दावा यह भी है कि इस फोन में उसने अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने की बात कही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने साफ कहा है कि उन्हें ऐसी किसी फोन की जानकारी नहीं है और उन्होंने पत्रकारों से सवाल जवाब भी किया है। सवाल इस बात का है कि 22 साल से लापता टाइगर मेमन में आखिर इतनी जुर्रत आई कैसे कि वो भारतीय इंसाफ को जुल्म कहने लगे। देखिए अखबार के दावे पर आधारित ये रिपोर्ट। ये वो दिन था जब मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को सजाए मौत दी जानी थी। ये वो दिन था जब मुंबई के माहिम का एक घर रात भर सोया नहीं था। कहीं ऐसा उसका खुद का भाई भी यही कह रहा था। लेकिन टाइगर अकेला तो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकता। आपकी बेगुनाही का दावा भी कैसे कर सकते हैं? टाइगर और उसके भाई धमाकों के पीछे हैं। उससे पूछिए, वही सब कुछ जानते हैं। जाहिर है टाइगर मेमन के कई ऐसे राज हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। राज ये कि टाइगर मेमन के आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ कैसे रिश्ते हैं। कराची में खुद पर हमला होने के बाद टाइगर मेमन कहां हैं और किस हालात में हैं। आखिरकार टाइगर मेमन दाऊद इब्राहिम के कौन से धंधे को संभालता है। इतने लंबे समय यानी कि 22 साल तक टाइगर मेमन कहां है और कहां छिपा बैठा है। मुंबई से निसार शमसी के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर आखिरी फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जान से मार डालने की धमकी मिली है। यह धमकी एक गुमनाम खत के जरिए आई है। हालांकि जज की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस खत के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सारी रात चली। 30 जुलाई को फांसी के 2 घंटे पहले आखिरी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बेंच ने फांसी बरकरार रखी। इस बेंच की कमान जस्टिस दीपक मिश्रा के हाथ में थी। जस्टिस मिश्रा के तुगलक रोड बंगले पर एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में जस्टिस दीपक मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर्स के कंटेंट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते और डिटेल्स भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। भाई इतना आपको बताते हैं कि इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें केस रजिस्टर किया है और तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इस मामला दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि सजा देने वाले तीनों जजों की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी, लेकिन ये खत मिलने के बाद जज दीपक मिश्रा के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की शाम को जस्टिस मिश्रा की रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान ये चिट्ठी मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में लाल रंग की स्याही से याकूब की फांसी के बारे में लिखा था। पुलिस को शक है कि चिट्ठी भेजने वालों ने जस्टिस मिश्रा के घर की रेकी की होगी।
लिहाजा पुलिस जस्टिस मिश्रा को मिली धमकी को गंभीर मान रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि ये किसी की शरारत भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन पूर्व न्यायाधीश जस्टिस फखरुद्दीन ने इसे न्याय व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। किसी को थ्रेट करना, धमकी देना या ऐसी बात कोई सोचना कतई गैर मुनासिब है और मैं समस्त आवाम से अपील करूंगा कि इस मामले में कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि याकूब को फांसी की सजा रोकने से इंकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत व न्यायमूर्ति अमिताभ राय शामिल थे। जस्टिस मिश्रा को मिली धमकी के बाद जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ राय के बंगले पर भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। बता दें कि बंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों पर है। ब्रिजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और अब बात नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कैसे तगड़ा झटका लगा। सरकार ने यादव सिंह के खिलाफ जारी सीबीआई जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। सरकार ने दलील यह दी थी कि सीबीआई के पास पहले ही बहुत सारे केस हैं और ऐसे में इस मामले की जांच पर असर पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर दलील ठुकरा दी। 20,000 करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। यूपी सरकार उन्हें सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यादव सिंह के खिलाफ पर्याप्त तथ्य मौजूद है, लिहाजा उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। फैसला आते ही विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल दिया। मैं आभारी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, एक बार फिर भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति जनता की आस्था मजबूत हुई है। गौरतलब है कि यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद भी राज्य सरकार उनके बचाव की कोशिश में जुटी थी। हाईकोर्ट में भी सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ बात की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई जांच के दायरे में लाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिलहाल वहां से भी याचिका खारिज होने के बाद सत्ताधारी दल के नेता अदालत के सम्मान की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शिरोधार्य है। उस संबंध में क्या कहना है कि हमने जो अपना पक्ष रखा था कि स्पीडी जजमेंट हो, जल्दी निर्णय हो, जल्दी जांच हो, तो उसके लिए ये प्रयास था कि अगर जो हमने जांच की कमेटियां गठित की हैं वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगी। सरकार ने यादव सिंह को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की व्यस्तता का भी हवाला दिया था। सरकार का कहना था कि जांच एजेंसी के पास काफी केस है, ऐसे में वो इस मामले में तेजी से कार्रवाई नहीं कर सकेगी। यही नहीं, सीबीआई जांच के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका भी जाहिर की, लेकिन कोर्ट सरकार की सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया। पहले घोटाला और फिर घोटाले को छिपाने के लिए गड़बड़ घोटाला। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से सूबे की समाजवादी सरकार ने यादव सिंह को बचाने के लिए पैंतरे पर पैंतरा चला है, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि सरकार के इसी रवैये की वजह से तो कहीं राज्य में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद नहीं हैं। मेरे सहयोगी एहशाम खान और कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।